एवरीवन, वेलकम टू द जीरो एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कार्य। कार्य बहुत ही डेली यूज वर्ड है जिसे आप जानते हो। आपको बस यही लगता है कि आप जीवन में सिर्फ काम ही कर रहे हो। तो साइंस के हिसाब से देखते हैं कि ये काम करना होता क्या है। सो डेफिनेशन वाइज यदि हम कहें, सो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन इट मूव्स इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल सा है। साइंस कहता है कि कार्य हम उसे कहेंगे जब एक बल, कोई बल जो है वो उस बॉडी को मूव कराए जिस पर वो लग रहा हो। सिंपल सी बात ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। इस ऑब्जेक्ट में जिस पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर यदि कोई बल कार्य कर रहा है, तब यदि ये जो पॉइंट है इसमें गति होगा, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे जिस जगह पे बल लग रहा है उस पॉइंट में यदि विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मूव करता है, तब हम कहेंगे कि वो कार्य कर रहा है। मैथमेटिकली यदि हम देखें, फॉर्मूला वाइज यदि हम देखें, तो ये होता है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब मैंने ऐसा एफ डॉट एस क्यों लिखा? आपको पता है कि W इज इक्वल्स टू एफ जो होता है, एफ क्या है? बल है, और बल तो एक सदिश राशि होता है, और वैसे ही विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होता है। आपको पता है कि जब दो सदिश राशियों का गुणा करना होता है तो हम या तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां पर जो होता है वो क्या होगा? W इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट भी इसको हम कहते हैं। अब ये सारा तामझाम क्या है? तो इस चीज को बस इतना समझिए कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और वेक्टर वो होता है जिसमें उसके मैग्नीट्यूड होता है। तो बिना एरो के लिखते हैं, मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एफ एस, और उस इसके चक्कर में ये आ जाता है यहाँ पे कॉस थीटा। सो डब्ल्यू का जो फॉर्मूला जो मिलता है आपको, वो क्या मिलता है? एफ एस कॉस थीटा। करेक्ट है। यहाँ पे ये सीधा सीधा जो W या F या S लिखा है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब जो भी इसका जो मान रहता है 5, 10, 15 जो भी। लेकिन यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, जहां पे उसके मान के साथ साथ उसमें क्या रहता है? उसका डायरेक्शन इंक्लूड होता है। तो या तो फॉर्मूला आपको ऐसा लिखेगा या तो आपको फॉर्मूला वो ऐसा लिखेगा। यहां तक ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यहां से कार्य तो समझ में आ गया कि कार्य तब कहेंगे जब किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे कोई बल लगता है, और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यदि मूव करता है, गति करता है, उसमें गति आता है, तब के केस में हम उसको कार्य कहते हैं। तो मेनली यहां से हमको ये समझ में आया इस फॉर्मूला से कि जो W है वो किस किस पे निर्भर करता है। तो किस किस पे निर्भर कर रहा है? हम बात करें डिपेंडेंसी की, इसकी निर्भरता की, तो किस पे निर्भर कर रहा है? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का, मीन्स ये बल पे निर्भर करता है। दूसरा हम देखें तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? विस्थापन पे निर्भर कर रहा है। और तीसरी बात यदि हम देखें तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? इस थीटा पर। अच्छा, तो ये थीटा मैंने लिख तो दिया, पर आपको समझ में आ रहा है क्या ये थीटा है क्या? थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा कि ये कोण किसके बीच का है? इस बल जो लग रहा है वो, और ये जो विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है, दिशा की बात कर रहे हैं, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है और जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, उन दोनों के बीच का कोण। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है, तो इन दोनों के बीच में बना कोण थीटा। तो ये इस पे निर्भर करता है। तो ये तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है, बल पे, विस्थापन पे और उनके बीच के एंगल पे। करेक्ट है। अब इससे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज का पता लगाएंगे, और वो ये है कि हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू मिल रहा है एफ एस और कॉस थीटा, ये चीजें हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन से कंडीशन में वर्क कैसा होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है, क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। देन
आंसर क्या होगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन ऐसा होगा कि मान लीजिए उसमें बल लगाया जाता है, ये तीनों पे निर्भर करता है ना, इन्हीं तीनों चीजों पे। तो मान लीजिए उसमें बल लगाया जाता है, उसमें विस्थापन भी होता है, ठीक बात है, बल भी लगाया गया, विस्थापन भी हुआ है, और उनके बीच का जो कोण है थीटा वो बनाता है 0 डिग्री। तब के केस में जो W जो होगा वो होता है मैक्सिमम। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि cos 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, इसमें cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली बल और विस्थापन का गुणा का जितना मान आएगा वही उस कार्य का मान होगा जो कि मैक्सिमम होता है। अब आप बोलेंगे इसका कुछ एग्जांपल बताइए, तो मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको बल इधर लगाया जा रहा है या इस दिशा में खींचा जा रहा है। ऑब्वियसली जब इसको इस दिशा में खींच रहे हैं तो इसमें विस्थापन भी तो इसी दिशा में होगा। तो जब दोनों का दिशा सेम है मतलब दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो ये एग्जाम्पल था मैक्सिमम का। मतलब आपको कहीं पे मैक्सिमम वर्क चाहिए तो क्या करना होगा, आपको जिस दिशा में विस्थापन चाहिए आपको उसी दिशा में ही बल लगाना पड़ेगा, तब की केस में आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ये तो हुआ पहला कंडीशन। दूसरा, यदि हम देखें कि मान लीजिए ऐसा कंडीशन आए जहां पे आप बल तो लगा रहे हो लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। हमने क्या कहा कि बल हम लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, थीटा चाहे कुछ भी हो, थीटा का मान कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां पे कोई भी मान हो थीटा का, तब की केस में वर्क क्या होगा? भाई जब बल लगा रहे हैं विस्थापन 0 है, इस फॉर्मूले में रखिए, यदि ये लग रहा है लेकिन ये 0 है तो पूरा मान 0 तो होगा। इसका मतलब W का वैल्यू क्या होगा? 0। बात समझ में आ रही है? अब बोलेंगे ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या? बिल्कुल होता है। अरे भाई ये एक दीवार है और इसमें एक पहलवान जी धक्का लगा रहे हैं, तो क्या ये बल लगा तो रहा है, फोर्स लगा तो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या ये दीवार खसकेगा यहाँ पे? नहीं खसकेगा। मतलब इसमें विस्थापन क्या है? 0 है। यही वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया। इस केस में बल क्या होगा? 0 होगा। सॉरी, कार्य क्या होगा? 0 होगा। मतलब आप ऐसा मत समझिए कि मैं तो दिन भर दीवार को धक्का लगाता रहा मतलब मैंने बहुत काम किया है, नहीं, आपका वर्क 0 होगा। एक कंडीशन हो गया। अगर हम बात करें कि कहीं पर जैसे कभी कभी हो जाता है कि घर में आप आराम से सोफे तोड़ रहे होते हो, ऐसा भी बोला जाता है ना। अभी लॉकडाउन का समय है, मान लीजिए भाई साहब बहुत आराम से यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं चेयर पे। अब इसका क्या है, यहाँ पे इसका जो वेट जो है, बल जो है वो लग तो रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन क्या गति कर रहा है? नहीं, ये तो यहीं पे बैठा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जब सोफे तोड़ने वाला काम है, यहाँ पे भी वर्क क्या होगा? हमारा 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर हम बात करें, क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि फोर्स जो है वो 0 हो जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो? हम ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पर फोर्स 0 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तब की कंडीशन में क्या होगा? जनरली प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा माने कि एक स्मूथ सरफेस है, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बहुत ही चिकना सतह है जिसमें फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, और मान लो उसमें कोई ब्लॉक जो है फिसल रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसको रोकने वाला कुछ नहीं है, वो स्मूथ है तो वो कंटिन्यू उसमें घूमता रहेगा जड़त्व के नियम के तहत। यहाँ पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन वो क्या है कि स्मूथ सरफेस होने के कारण उसमें कंटिन्यूअसली वो सिर्फ मूव किए पड़ा है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ इन सब दोनों केसेस की मैं बात करूं, इसमें थीटा चाहे कुछ भी हो, थीटा का मान कुछ भी हो, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमारा वर्क जो होगा वो 0 होगा। अब एक कंडीशन और देखें कि वहां पर जब वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों लग रहा हो, मतलब भाई साहब बल भी लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री बनाता है, तब की केस में क्या होगा? तो आप जानिए कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, आपको पता है cos 90 का वैल्यू 0 होता है। और जब cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो इसमें अगर एक मान 0 है तो सारा मान तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी वर्क डन 0 हो जाएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक है कुली नंबर 786, ये इतना बड़ा सा आपका बॉक्स लेकर रेलवे स्टेशन से आपके घर तक छोड़ने गया, ठीक बात है। मतलब इसने विस्थापन किया, आपका बॉक्स बहुत भारी है भैया, उसका भी वजन है mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब बल तो लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, ठीक बात है, ये दोनों चीजें हो रहा है। लेकिन बल लग रहा है सीधा सीधे धरती की ओर और विस्थापन हो रहा है आगे की ओर।
इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप कुली नंबर 786 को कि अरे भैया आपने तो कोई काम ही नहीं किया, आपका तो वर्क 0 है तो आपको पैसे किस बात के, फिर वो एंग्री यंग मैन बन जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन साइंस तो ऐसा कहता है कि यहाँ पे इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्लियर बात है। मीन्स हमें W जो है या कार्य जो है वो 0 मिलता है। अब एक और कंडीशन की बात करें कि ठीक है भैया बल्ब भी लगा रहा है, विस्थापन भी कर रहा है, लेकिन उनके बीच एंगल जो बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। कोण का मान कितना है, 180। अब बोलोगे ऐसे कैसे होता है? अरे होता है भाई, ये देखो ये है ब्लॉक, ठीक बात है। इसको आप इधर मूव करा रहे हो, आप बल लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स इस दिशा में, ठीक बात है। तो बॉडी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, नो डाउट। इस बल के हिसाब से देखूं तो जिधर मैं लगा रहा हूं उधर ही बल जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता है कि किसी भी सतह में फ्रिक्शन फोर्स तो काम करता है, घर्षण बल जिसे आप कहते हो। तो घर्षण बल तो उल्टी दिशा में लगता है। देखिए इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट पे घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है और जबकि विस्थापन उसके उल्टी दिशा पे हो रहा है। अभी हमने कार्य की परिभाषा में क्या देखा कि जिस पॉइंट पे बल लगता है वो पॉइंट मूव करना चाहिए। अगर उसमें गति है मतलब कार्य है। लेकिन दिशा की बात करें तो हम इस फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। यदि हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो इस साइड फोर्स लगा रहा है, लेकिन विस्थापन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है। मतलब दोनों के बीच में ये फ्रिक्शन हो गया, सॉरी ये फ्रिक्शन हो गया और ये विस्थापन हो गया। दोनों के बीच में कोण 180 बना रहा है। तो जब दोनों के बीच में 180 कोण बनेगा तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आप सारे टैलेंटेड हैं, आपको पता है क्या होता है, -1 होता है। और जब इसमें आप निगेटिव वैल्यू पुट अप करोगे तब की केस में वर्क क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ की डाली, ये एक और रस्सी और इसमें लटक रहा है एक बंदर, ठीक बात है। ये बंदर ऊपर की ओर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। लेकिन इसका वेट जो है mg वो किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस केस में दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, नो डाउट। तो इस केस में भी हमारा cos 180 का वैल्यू -1 होने के कारण आपका जो वर्क है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है और निगेटिव भी होता है। ये बात ठीक है? अच्छा ये तो समझ में आ गया कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों होता है। लेकिन वर्क है क्या वो वेक्टर है या स्केलर है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कि W जो है वो क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, सदिश है या अदिश है? मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या था W का, W इज इक्वल्स टू है F.S। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर का यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो उत्तर आता है, जो आंसर आता है वो स्केलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य जो होगा वो हमारा स्केलर होगा। क्लियर बात है? ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अधिकतर लोग को लगता है कि W क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं तो हमारा W भी वेक्टर होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, W स्केलर होता है। इस बात को आप ध्यान पे रखेंगे। क्लियर है? आगे हम देखते हैं इसके यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं। कार्य की इकाइयां क्या क्या होंगी, आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि इकाई या यूनिट जो होता है उसको हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। ये दो टाइप के यूनिट काम करते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट जो होता है एक्चुअल में जो होगा वो है आपका एक MKS सिस्टम और एक होता है CGS सिस्टम। ये दो चीजें पढ़ते हैं आप। MKS सिस्टम में हमने देखा था बल गुणित विस्थापन, बल का यूनिट होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर। इसका मतलब MKS सिस्टम के तहत कार्य का इकाई क्या होगा, न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होगा, तो 1 जूल होगा। एसआई यूनिट की बात करेगा तो क्या होता है, जूल। बार बार कह रहा हूं, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। किसका, कार्य का। एसआई यूनिट जूल होता है, जो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये कैसे आया, क्योंकि बल का इकाई होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का इकाई होता है मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज 1 जूल एंड 1 जूल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक बात है। सीजीएस सिस्टम की यदि हम बात करें तो न्यूटन का सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डायन होता है, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। तो डायन सेंटीमीटर जो होगा उसको हम कहते हैं अर्ग। सीजीएस सिस्टम में उसको क्या बोलेंगे, डायन सेंटीमीटर को अर्ग। जैसे न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, वैसे डायन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, अर्ग। तो अब हम देखेंगे कि इस जूल और इस अर्ग के बीच में रिलेशन क्या है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जूल एंड अर्ग में संबंध क्या है। तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि भाई बहन का संबंध है। क्या संबंध होगा भाई, सीधी सी बात है कि 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक बात है। तो अभी हमने क्या देखा, अब्सोल्यूट यूनिट के बारे में। यदि हम डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात करें, डिराइव्ड यूनिट के बारे में देखें, तो इसमें भी हम दो चीजें ले लेते हैं। इसमें भी होता है एमकेएस और सीजीएस। तो एमकेएस में यदि हम देखेंगे, इस वाले सिस्टम में यदि हम देखेंगे, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि फोर्स या बल जिसका एसआई यूनिट न्यूटन था, तो वैसे ही डिराइव्ड के केस में क्या लिखते हैं, केजीएफ लिखते हैं, किलोग्राम फोर्स। ठीक बात है। और मीटर को तो मीटर ही लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एमके सिस्टम में 1 kgf मीटर, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर। और कई बार आप जानते हो कि एफ को नहीं लिखता, मतलब क्या लिख देता है वो, 1 किलोग्राम मीटर बस लिख देता है। तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 1 किलोग्राम मीटर है वो एमके सिस्टम के तहत यूनिट है वर्क का, लेकिन डिराइव्ड यूनिट है। ठीक बात है। तो 1 kgf जो होगा उसका और इसके बीच में अगर रिलेशन क्या है पूछा जाएगा, तो आप बता दीजिएगा। वो होता है 981 जूल होता है। 1 kgf मीटर इक्वल्स टू 981 जूल, ये है। और इसी को यदि हम सीजीएस सिस्टम में देखें तो किलोग्राम फोर्स जो रहता है उसको हम ग्राम वेट में लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम, ग्राम में बात करेंगे, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाता है। फोर्स लिखिए या फिर वेट लिख लीजिए, जो भी है। तो 1 ग्राम वेट, और मीटर जो है सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में होगा। दिस मच इज इक्वल्स टू, यदि हम बात करें तो उसका अर्ग में कितना होगा, तो जितना ऊपर रिलेशन बन रहा था वही सेम यहां भी बनेगा। मीन्स 981 जूल होता है 1 kgf मीटर, और वैसे ही 981 अर्ग होता है 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये तो था इसके यूनिट सिस्टम के बारे में कि वर्क का यूनिट क्या होगा। अब हम एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं, और वो ग्राफ होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। मान लीजिए ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्स एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट को रखा और वाई एक्सिस में हमने किसको रखा, फोर्स को। ये है एफ और ये है डिस्प्लेसमेंट एस, और ये है इसका ओरिजिन ओ। अगर हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक बात है, ऐसा ग्राफ बनेगा, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। ये जो कर्व बना है ना, इस कर्व के अंदर का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है। ये जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूं यही है इस कर्व के नीचे का एरिया। ठीक है, ये किसको दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो निकालने के लिए क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई ही तो पूछ रहा है। एरिया मतलब क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, एफ इंटू एस। भाई लंबाई और चौड़ाई मतलब एफ और एस, यही तो है यहाँ पे। तो एफ इंटू एस क्या मिलता है आपको, वर्क। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व आपको क्या दर्शाता है, कार्य को दिखाता है। कभी भी बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ देगा और पूछेगा कि उससे जो कर्व बन रहा है, चाहे कर्व सीधा वाला बने, तिरछा वाला बने, नीचे बने, ऊपर बने, कैसा भी बने, उसके नीचे का जो क्षेत्रफल किसको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है कार्य को। बात ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है
जिसपे फोर्स लगाया जा रहा है 30 न्यूटन का, F इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन का फोर्स है, और ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था, यहाँ पर था, अब वो आ गया यहाँ पर, मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट किया वो है 5 मीटर का। 5 मीटर उसने विस्थापन किया, बल कितना लगाया गया था 30 न्यूटन का। तो इसमें पूछेगा कि कार्य उसके द्वारा कितना किया गया। तो कार्य बराबर हमको पता है कि F डॉट S होता है, या हम सीधा बोल सकते हैं कि Fs cos थीटा होता है। F का मान है 30, S का मान है 5, और ये भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा में है। ठीक बात है, मतलब ये फोर्स हुआ और विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ, तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, एक के ऊपर एक है, तो अलाइन हो जाएगा, मतलब एंगल क्या है, 0 है, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। सो दिस मच इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 150 न्यूटन फोर्स का, और इसका क्या दिया है मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, दैट इज जूल। तो 150 जूल कार्य किया गया यहाँ पर। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपको कभी एंगल के बारे में नहीं बताया गया है, या ऐसा कंडीशन है जिसमें सीधा सीधा F बराबर इतना है, S बराबर इतना है, तो आप कार्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन यदि इस तरीके से कहता है तो आप फिर वहां पे कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, तो फिर उस केस में आप थीटा की वैल्यू खोजने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन सीधा सीधा F और S का वैल्यू दिया है, कोई कंडीशन नहीं बताया है कि थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप सीधा इन दोनों का गुणा करके आप कार्य बराबर आप बता देंगे। उस केस में हम थीटा को 0 ही मान के चलते हैं। ठीक बात है, लेकिन कोई कंडीशन दिया है कि ये इस दिशा में है, ये उस दिशा में है, या ऐसा कुछ भी कंडीशंस, तो वहां पे फिर जरूरी हो जाता है कि आप उसके थीटा को पता लगाओ कि वो कितना बनेगा, और उसके बाद ही फिर हम उसमें उसका कैलकुलेशन करते हैं। उम्मीद है आपको कार्य समझ में आया होगा। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू।